दोस्तों, विज्ञान का जो हमारा फिजिक्स का एक टॉपिक चल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश था। ठीक है, उसका एक भाग हम बना चुके थे, दूसरे भाग में चलते हैं। दूसरे भाग के कुछ प्रश्नों को और हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका मेन कारण क्या है? तो ये मेन कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिस वजह से हमें ये पहले से क्षितिज रूप में दिखाई देता है। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? ठीक है, तो वही प्रश्न है, घुमा दिया है। तो मेन कारण है इसका क्या? अपवर्तन। ठीक, क्या है? अपवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि रात के समय में खुले आसमान में तारे टिमटिमाने का कारण। तो कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगला है ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। तो इसको क्यों प्रयुक्त होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको जो है प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। हाँ, बिल्कुल सही है, कारण भी सही, दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, अधिक प्रकीर्णन होता तो देख ही नहीं पाता मैं वो सही से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न नंबर है कह रहा है कि लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बस इसका यही ऑप्शन है। ये हिटेड प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए, इस तरह के प्रश्न जो है। अगला, आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है? तो ये क्या होता है? मेन कारण इसका प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है इसका मेन कारण? नीले रंग का जो प्रकाश प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है, इसीलिए जो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं, प्रकाश नीला लगता है क्यों लगता है भाई? तो हमने अभी बताया था इसमें, क्योंकि इसकी लघु तरंग दैर्घ्य होगी। ठीक है, लघु तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन किया जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है इसका नीला रंग दिखाई देता है। प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ये भी ध्यान रखना। तो इसका मेन कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, ए ऑप्शन। चलिए, आकाश नीला दिखाई देता है कितनी बार घुमाया? ये हिटेड प्रश्न है प्रकीर्णन वाला, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट से दे लीजिए, क्योंकि आर ओ का और ये प्लस का दोनों में मिलेगा क्वेश्चन में। अगला प्रश्न, आकाश नीले रंग का दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। इंद्रधनुष के 7 रंग का कारण प्रकीर्णन है। और सूर्य के समय सूर्य का लाल रंग दिखने का कारण प्रकीर्णन है। ठीक है, तो देखिए कितनी बार प्रश्न, कितने ऑप्शन में पूछा है। तो इसमें पहला ऑप्शन तो सही है ही है आपका। ठीक है, और तीसरा सही है, क्योंकि 7 रंगों का जो इंद्रधनुष बनता है उसका कारण प्रकीर्णन नहीं है। ठीक, तो इसीलिए जो है वो नहीं हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए और थर्ड होगा, तो यानी कि बी ऑप्शन हो गया। ये कह रहा है कि प्रकाश सूर्योदय के समय और सूर्योदय के बाद लाल रंग का प्रतीत होता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है ऐसा। ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के। अगला, अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? जो वहाँ होता है उसे ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार का प्रकीर्णन नहीं होगा। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो कैसा दिखाई देगा? ब्लैक। ये भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होगा भाई? क्योंकि जल नीला नहीं है, इसमें प्रकीर्णन होगा, आकाश से परावर्तन जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें भी। अगला प्रश्न है कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों दिखाई देगा भाई? क्योंकि हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। ठीक है, अभी हमने बताया था सबसे सुग्राही रंग जो होता है वो हरा और पीला होता है। अब देखिए कुछ दर्पण से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। दर्पण और लेंस, इसमें थोड़ा सा अंतर समझ लेना। दर्पण एक तरफ से पॉजिटिव होता है और लेंस एक तरफ से पॉजिटिव नहीं होता है, वो दोनों तरफ से ऐसे ही रहेगा ओपन। ठीक है, तो ये दर्पण का और लेंस का अंतर है। चलिए, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत और दर्पण के ध्रुव पीप के बीच रखे प्रतिबिंबों की क्या स्थिति होगी? तो सिंपल जो आता है, उत्तल दर्पण क्या कर देता है? उल्टा कर देता है। ठीक है, तो आभासी और उल्टा कर देगा, ये ऑप्शन हो गया। कार के पीछे जो लगाया जाता है तो वो भी कौन सा दर्पण है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप देख लीजिए। तो उत्तल दर्पण हो गया वो। कार के पीछे कौन सा लगाया जाता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, हम देखते आएंगे, जो प्रश्न सीधे हिटेड होगा वो सीधे हिटेड करेंगे। दर्पण के सामने एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य क्या है? ठीक, यानी प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका कारण क्या है? तो ये लेंस की वजह से होता है। अब देखिए, उत्तल छोटा कर रहा था और अवतल क्या करता है? बड़ा दिखाता है। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। यही अंतर देखना है आपको पास। दाढ़ी बनाने वाला जो होता है उसमें भी अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं कि अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है और अवतल दर्पण का प्रयोग क्या होता है दर्पण का, ठीक है। खोज बत्ती में भी, तो उसमें भी अब देखिए इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, ये भी नाम आप याद कर लीजिए। एक तो क्या होता है नतोदार और एक और नतोदार। नतोदार कहते हैं अवतल को और नतोदार कहते हैं उत्तल को, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन इसका ए हो जाएगा ये, ठीक है। अगला देखते हैं दंत विशेषज्ञ डेंटिस्ट, वो भी नतोदार का प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का उसे बड़ा देखना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि रोगी के दंत प्रतिबिंब देखने के लिए तो कौन सा हो जाएगा अवतल दर्पण। वही प्रश्न घुमा के दे दिया, इसलिए हम जो रिपीटेड प्रश्न है उनको तो जो है बढ़ाते जाएंगे। और ये बहुत हिटेड प्रश्न है रतन दंत वाला, तो इसलिए इसको याद कर लेना। तो इसका भी ए ऑप्शन हो गया। अगला धूप से बचने के लिए छाते का रंग संयोजन वैसे कैसा होता है, तो ऊपर से ब्लैक होगा नीचे से उजला होता है, वही रिफ्लेक्शन हो जाता है वापस नहीं आता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऊपर से उजला, हाँ ऊपर से उजला होगा ना, ऊपर से उजला नीचे से ब्लैक। अगला खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। खगोलीय से कैसे दिखाई देगी, काल्पनिक और बड़ा दिखाई देगा, काल्पनिक और बड़ा दिखाई देता है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु है तो कैसे कितने प्रतिबिंब होंगे, अनंत होते हैं इसकी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के एक बिंदु के समानांतर दो, देखिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिए, ठीक है। ये आता है तो ये अनंत हो जाएगा इसका भी आंसर। वही कह रहा है कि किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित घूर्णन होगा, कितना होगा भाई, तो एक इसमें थीटा है और इसका आंसर हो जाएगा 2 थीटा। कितना हो जाएगा 2 थीटा, डबल हो जाता है घूमने पर। अच्छा ये प्रश्न थोड़ा सा देखते हैं। ये आता है संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणियाँ, उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। प्रकाश मूलतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित करने मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षित संघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश का अपेक्षित माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। ये सही, बिल्कुल सही कह रहा है और इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, ठीक। तो इसका तरीका क्या होगा कि एक प्रिज्म से अलग रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, प्रिज्म के माध्यम से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। अगला, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या होगा, तो इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम आप याद कर लेना, इसको एक फॉर्म भी रहता है द्विविग और, ठीक है। ये इसका सीक्वेंस है, तो इसी से आप मिलान कर लेना, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। ऐसा ब्लू, ग्रीन और येलो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जब वर्षा और धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष के कारण कौन सी भौतिक परिघटनाएँ होती हैं। तो क्या क्या घटनाएँ परिघटित होंगी, तो इसमें जो है परीक्षक कोण भी होगा, अपवर्तन भी होगा और आंतरिक परावर्तन भी होगा, ठीक है। चलिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, ठीक है। तो क्या है, तो ये है हमारा प्रिज्म के द्वारा, यानी कि वो वर्ण मतलब रंगों को उसको अलग अलग किया जा सकता है, तो प्रिज्म के माध्यम से किया जा सकता है। अगला, कौन सा इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है, अभी हमने आपको पूरी फुल फॉर्म बताई थी और उसी से आप इसको अनुमान लगा सकते हैं कौन सा रंग था, ग्रीन का, कौन सा है, ग्रीन। दोनों सीमावर्ती पट्टी पर लास्ट में और पहले पर कौन कौन होगा, तो बैगनी और लाल होता है, ठीक है। ये भी हमने अभी बता दिया आपको। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई, यार दोपहर में धूप होगी तो कहीं दिखाई नहीं देगा, डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। एक छड़ी को जल में तिरछा स्थिति डुबोया गया है, यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ठीक है। दूसरा कहा, छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रतिबिंबित होकर छड़ी के छोटी और झुकी हुई होने का एहसास कराता है, ठीक है। ये क्यों होता है ऐसा, तो ये तो गलत कह रहा है भाई, ऐसा तो नहीं होता है, बल्कि ये हमारा सही है, तो यानी कि ए सही है, आर गलत है, सी ऑप्शन इसमें सही है। अगला IAS का प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति भारी पानी भरी बाल्टी में पड़े सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने पास से निकट दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो उसका सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है, बिल्कुल दोनों ही सही है इसमें, ठीक है। चलिए ए और सेकंड सही है।
अगला देखते हैं, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है। ठीक है, तो ये इस विशेष परिस्थिति इसमें बताई गई है, तो वो काम करता है अवतल लेंस की भांति। कैसे काम करेगा? अवतल लेंस की भांति। जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसे काम करता है? एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब समझ लेना। ठीक है, तो अपसारी की तरह काम करेगा। ठीक, अगला देख लेंगे कि किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का कितना देगा व्यक्ति? अपनी आधी ऊंचाई का आधा। ठीक है, बी ऑप्शन। ये हिटेड प्रश्न है, इसलिए इसको याद कर लेगा। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति के लिए वैसे वही घुमा के प्रश्न कहा है, तो इसका आधा चाहिए उसको दर्पण, तो कितना होगा? 0.75। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 0 होती है समतल की। ठीक है, चलिए अगला, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक, तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, अब लेंस की बारी आ रही है। अब तक दर्पण पढ़ रहे थे और हम लेंस को पढ़ने जा रहे हैं कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और दूरदृष्टि और निकट दृष्टि के लिए क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। ठीक, अगला प्रश्न, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति को कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें कह रहा है कि इस दोष को दूर करने के लिए दूरदृष्टि वाले के लिए क्या है? अवतल प्रयोग किया था, ना कि उत्तल प्रयोग किया था, ना कि अवतल। तो डी ऑप्शन इसमें गलत है। अगला प्रश्न, पढ़ने में काम आने वाला ग्लोसस किस प्रकार के लेंस से बनता है? ग्लासेस। तो उसमें पढ़ने में के लिए उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको जो है दूरदृष्टि दोष है। निकटदर्शी दोष के लिए कौन सा प्रयोग किया जाएगा? तो ये होगा हमारा कॉनकेव यानी कि नतुलदार। ठीक, कॉनकेव यानी कि नतुलदार। मायोपिया यानी कि निकटदर्शी दोष, तो अभी हमने बताया था, ये आया भी था। निकटदर्शी दोष के लिए कौन सा होगा? अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। निकटदर्शी दोष की रोग मुक्ति होती है। निकटदर्शी दोष के लिए फिर से वही घुमा के प्रश्न आ गया। ठीक है, तो निकटदर्शी के लिए क्या बताया था हमने भी आपको? अवतल लेंस। आँखों में संकेंद्रण कहाँ होता है? रेटिना के लेंस के उत्तर परावर्तन में रेटिना के आगे पीछे गति करता है, आगे परावर्तन करता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? है, इसका आंसर होगा कि लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, ए ऑप्शन इसमें होगा। अगला प्रश्न, आँख के लेंस का फोकल दूरी किस कार्य में परावर्तित होता है? तो रेटिना से होता है। ये तो नहीं, सिलेरिया मांसपेशियों, सिलेरी मांसपेशियों से। ठीक है, चलिए, कौन सा कथन सही नहीं है? ये इसमें फिर से कथन पूछा है हमसे कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये हमारा डी ऑप्शन है, जो कि एक छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टर द्वारा रोगियों के लिए जबकि अवतल दर्पण का डॉक्टर प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी और ऑप्शन आप देख लेना, सब सही है। ठीक, स्पष्ट दूरी ये याद कर लेना, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चलिए अगला, सामान्य आँख की दूरदृष्टि 25 सेकेंड, जो रिपीटेड होंगे 25 सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने पहले बोल दिया, रिपीटेड आता है प्रश्न। लेंस की डायोप्टर लेंस की शक्ति नापी जाती है, किस नापी जाती है? डायोप्टर में। ठीक है, डी, कैपिटल डी इसका सिंबल है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है। अगला, किसी एक ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर है, तो इसके फोकल लेंस की दूरी कितनी होगी? ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है F बराबर 1/T। ठीक है, तो इसका 1/2 इसका आप कर लेना, तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना होना चाहिए इसका। तो इसमें आ जाएगा 100/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की 0 डायोप्टर होती है, इसमें कोई पावर नहीं रहती है। ठीक, अगला, आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा में से भाग की तुलना की जा सकती है? तो एक फिल्म की तरह तुलना की जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आँख में किसका प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पटल, दृष्टि पटल। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये आया भी है। चलिए अगला देखते हैं कि मनुष्य की आँखें किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती हैं? तो अभी पीछे आया था, आपने बताया था, तो ये कहाँ बनाती हैं? रेटिना पर। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें सही हो गया। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ बनता है?
ठीक है। तो दूर दृष्टि वाले व्यक्ति का रेटिना का पीछे बनेगा, रेटिना के पीछे बनता है। अगला प्रश्न, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह क्या होगा? अवशोषित होगा, अपरिवर्तित होगा, परावर्तित होगा। तो क्या होगा? परावर्तित होगा। तो ऑप्शन सी, परावर्तित होगा। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंग कौन कौन से हैं, जिनको हम प्राथमिक रंग भी कह सकते हैं? क्या बोलते हैं? प्राथमिक रंग। तो लाल, हरा और नीला। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। वे कौन से मूल हैं जिन्हें टीवी के पर्दे पर रंग दिखाया था? तो लाल, हरा, पीला। लाल, हरा, नीला, यानी कि ए ऑप्शन होगा, लाल, हरा, नीला। पहला, लाल, नीला, हरा प्रकाश पड़ने के स्थान पड़ते हैं तो प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होगा। कैसा बनेगा? वाइट बनेगा। नीचे ध्यान रखना, ठीक है। डी ऑप्शन। कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? लाल, हरा, नीला, यानी कि काला नहीं है, हमने बताया अभी। तो प्रकाश नहीं। 3 मूल रंग यही फिर से होंगे, लाल, हरा, नीला। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश में रंगों की, फिर से वही आ गया प्रश्न घुमा के, ठीक है। तो इसको हम एक तरह से दूसरे वे में भी देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बनेगा आपका प्रिज्म से। ठीक, प्रिज्म कितने रंग होते हैं? टोटल 7। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ये अंतिम प्रश्न थे, खत्म हो गए। ठीक है, चलिए हम अब अगली सीरीज जो है प्रकाश का बहुत इसका फिर इसका एक अगला महत्वपूर्ण टॉपिक बहुत अच्छा है, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, जो आपको जनरली पता होंगे लेकिन जो गलत करके आते हैं। ठीक है, उन प्रश्नों को हम समाहित करेंगे। धन्यवाद।